हाय गाइस, मेरा नाम है मुजम्मिल है एंड वेलकम टू माय चैनल मूजा आफ्टर दिस। सो गाइस, आज हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आखिर फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड के इंट्रोडक्शन को हम लोग समझेंगे और हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इन अ फ्लूइड, है ना। तो ये दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस लेक्चर को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं ना। फ्लूइड टॉपिक क्या है हमारा? फ्लूइड, फ्लूइड है ना। अब ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड होता क्या है? ये जो फ्लूइड है वो लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस से मिलकर बना होता है। तो ये जो फ्लूइड है वो क्या होता है? लिक्विड और गैस से मिलकर बना होता है। जब मैं कहूँ कि लिक्विड प्लस गैस बराबर किसी होगा, लिक्विड प्लस गैस बराबर होगा फ्लूइड के, कि लिक्विड और गैस की संगम को हम लोग कहते हैं फ्लूइड, है ना। इन दोनों के जोड़ को कहते हैं, मतलब दोनों को मिलकर क्या बनते हैं? फ्लूइड बनते हैं। तो फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड प्लस गैस, मतलब लिक्विड और गैस मिलकर क्या बनाते हैं? फ्लूइड बनाते हैं। दैट इज फ्लूइड। और ये फ्लूइड है ना। फ्लूइड मतलब क्या होता है? विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो मतलब जो बह सके, जो बह सके, है ना, जो बह सके, है ना जी, या फिर जो बहता है वही फ्लूइड है। जो बह सके या जो बहता है वो क्या है? हमारा फ्लूइड है। इतना लोग समझ के कि फ्लूइड आखिर होता क्या है ना। लिक्विड प्लस गैस बराबर फ्लूइड एंड विच कैन फ्लो, है ना, वो फ्लूइड होता है ना। जो बह सके या जो बहता है वो क्या है? हमारा फ्लूइड है। अब चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब क्या हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, शेयर स्ट्रेस के बारे में। शेयर स्ट्रेस कि सर आखिर ये शेयर स्ट्रेस होता क्या है ना। ये शेयर स्ट्रेस होता क्या है? तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सॉलिड ब्लॉक है। यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड ब्लॉक है। अब मैंने क्या किया, सॉलिड ब्लॉक पे कुछ इस तरह का एफ फोर्स लगाया। तो अब क्या होगा कि ये जो सॉलिड ब्लॉक में मैंने जो इस तरह से एफ फोर्स लगाया, तो ये जो सॉलिड ब्लॉक है शायद थोड़ा डिफॉर्म कर जाएगा। मतलब अभी है ना ऐसे था, अब शायद थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा डिफॉर्म कर जाएगा, है ना। ये क्या कर जाएगा? थोड़ा डिफॉर्म कर जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? शेयर स्ट्रेस। कि मैंने इसे शेयर स्ट्रेस दिया, मैंने इसे क्या दिया? शेयर स्ट्रेस दिया। मगर यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आती है कि भैया ये तो डिफॉर्म तो करेगा मगर ज्यादा डिफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर हमें इसे ज्यादा डिफॉर्म करना है तो हमको इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। हमें इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि सॉलिड जो है, सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड ब्लॉक है ये रेसिस्ट करेगा। ये क्या करेगा? शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट करेगा, मतलब शेयर स्ट्रेस को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देगा। तो अगर मेरे को इसको ज्यादा डिफॉर्म करना है तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस तरह समझिए कि एक ब्लॉक था, सॉलिड ब्लॉक था, उस पर मैंने इस तरह से फोर्स लगाया तो वो शायद इस तरह से थोड़ा डिफॉर्म कर जाएगा, मगर थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा। समय के साथ साथ ये डिफॉर्म नहीं करता जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है। अब सॉलिड को अगर इस तरह से फोर्स लगाएगा तो शायद थोड़ा डिफॉर्म कर जाए, मगर समय के साथ साथ ऐसा तो नहीं होगा कि डिफॉर्म करता जाएगा क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये तो वहीं पे रहेगा, है ना। अगर मेरे को इसको ज्यादा डिफॉर्म कराना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? ये तो एक सॉलिड है। तो हम क्या समझते हैं कि जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं एक सॉलिड ब्लॉक पर, एक सॉलिड पर, तो वो शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। वो क्या करता है? इजीली रेसिस्ट कर पाता है ना। मगर यही शेयर स्ट्रेस अगर मैं लिक्विड पे लगाऊं, यही शेयर स्ट्रेस अगर मैं लिक्विड पे लगाऊं तो वो आराम से बह जाएगा। वो शेयर स्ट्रेस को क्या कर पाएगा? रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। लिक्विड, है ना, लिक्विड लिक्विड कैंट कांट रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस। लिक्विड जो है वो शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर ये जो लिक्विड है इसको, इस पे अगर आप शेयर स्ट्रेस करोगे, है ना, तो ये आपके साथ बहता हुआ चला जाएगा। मतलब एक लिक्विड को आप देखिए, अब आप उसको है ना हल्का सा आपने शेयर स्ट्रेस दिया तो वो आपके साथ है ना बहता हुआ चला जाएगा। वो ग्रेविटी के अंदर, अपने वेट के अंडर है ना, वो बहता हुआ चला जाएगा और समय के साथ साथ वो डिफॉर्म करता रहेगा। समय के साथ साथ वो डिफॉर्म करता रहेगा। मगर सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है। सॉलिड पर आपने शेयर स्ट्रेस लगाया और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिफॉर्म नहीं करेगा, है ना। वैसे वैसे इसका जो डिफॉर्मेशन है वो भी नहीं होगा। मतलब कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जरूरी नहीं है कि वैसे वैसे भी ये डिफॉर्म करता रहे। ये डिफॉर्म वैसे वैसे नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिफॉर्म नहीं करेगा। ये हो तो सॉलिड के बाद। मगर लिक्विड में क्या है कि अगर लिक्विड में हम लोग शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिफॉर्म भी करेगा। मगर जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसमें वैसे वैसे डिफॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो ये सॉलिड और ये लिक्विड की बात हुई। तो हम क्या समझते हैं कि लिक्विड जो है वो शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं कर सकते, है ना। वो शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकते, है ना, वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये हुआ लिक्विड की बात। वो शेयर्स को सस्टेन नहीं कर सकते।
वो अपने ग्रेविटी के अंदर बहते जाएंगे, अपने ग्रेविटी के अंदर बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, बहते जाएंगे। वो अपने ग्रेविटी के अंदर क्या करते जाएंगे, बहते जाएंगे, वो अपने वेट के अंदर बहते जाएंगे। तो ये होता है हमारा फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग किससे डील करेंगे, लिक्विड्स के बारे में डील करेंगे। तो जो इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे लिक्विड्स के लिए, है ना, वो शायद कहीं कहीं पर गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है ना, थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ वो गैसेस के लिए भी क्या हो सकती है, एप्लीकेबल हो सकती है, थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ। जो इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे लिक्विड के लिए, वो गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है, थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ, है ना। तो बेसिकली हम लोग लिक्विड से ही डील करने वाले हैं। तो चलिए इतना लोग समझिए फ्लूइड के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे आइडियल फ्लूइड से, है ना। इस चैप्टर में जो हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं ना, आइडियल फ्लूइड। तो जो हमारा जो आइडियल फ्लूइड है ना, वो क्या होने वाला है ना। तो सबसे पहले जो कंडीशन है इस चैप्टर में जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसकी जो सबसे पहले जो कंडीशन है कि जो हमारा जो आइडियल फ्लूइड है ना, वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, है ना, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जब भी मान लीजिए किसी बलून में आपने फ्लूइड भरा हुआ है या फिर फ्लूइड है ना, उसको अगर दबाएंगे ना, दबाएंगे तो वो दब सकता है, मतलब थोड़ा बहुत दब जाएगा, है ना। मगर क्या हमने यहाँ पे बात की है कि भाई सबसे पहले कंडीशन है कि इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो दब ही नहीं सकता, उसको दबना नहीं है। तो अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जाहिर सी बात है वो इनकम्प्रेसिबल है, फिक्स्ड वॉल्यूम है ना, फिक्स्ड मास है ना। और डेंसिटी बराबर कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम के। जब मास भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डेंसिटी कांस्टेंट होगा। दूसरा जो हमारी कंडीशन आती है आइडियल फ्लूइड के लिए, वो ये है कि ये जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए, वो नॉन विस्कस होना चाहिए। अब भाई ये नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है उसके अंदर भी तो भाई पार्टिकल्स फ्रिक्शन तो लगता होगा ना, मगर उसके अंदर कोई पार्टिकल का कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड है ना, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना, वो एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएंगे, वो एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाने वाले हैं, है ना। तो ये जो फ्लूइड है उसमें हम लोग फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है फ्लूइड है उसमें भी फ्रिक्शन होगा। मगर हमने यहाँ पे क्या कंडीशन ली कि जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन की कमी होनी चाहिए, मतलब फ्रिक्शन होनी नहीं चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें हम लोग फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे हो गए दो, है ना, केसेस कि भाई जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। इतना आप लोग समझ गए, है ना, इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे, एक तो हमारा बात होगा, है ना, इस चैप्टर में बेसिकली हम फ्लूइड से डील करने वाले, जैसा कि आप सबको पता है। एक हमारा होता है स्टैटिक फ्लूइड, एक हमारा होता है स्टैटिक फ्लूइड, है ना, और एक हमारा होता है ना, मोशन वाला फ्लूइड, मोशन वाला फ्लूइड, है ना, मोशन वाला फ्लूइड। अब भाई ये स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा फ्लूइड जो कि रुका हुआ हो, जो कि इक्विलिब्रियम में हो। अब वो जो फ्लूइड है, लेट से इस फ्लूइड का भाई एग्जांपल क्या है, लेट से मेरे पास कोई कंटेनर है, अब इसमें फ्लूइड है एंड लेट से ये कंटेनर किसी टेबल पे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्लूइड है वो है ना क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है एक और चीज का, एक्सेलरेटेड फ्लूइड का। एक होता है एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अब मान लीजिए यही कंटेनर को मैं किसी गाड़ी पे रख दूं, किसी कार पे रख दूं ना, इसी कंटेनर को मैंने किसी कार पे रख दिया। अब वो जो कार है वो मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये कंटेनर के पास भी एक्सेलरेशन आएगा, ये कंटेनर भी मूव करेगा, है ना। मैं अभी एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कंटेनर है जिसमें फ्लूइड एकदम इक्विलिब्रियम में था, ये कंटेनर भी क्या था, स्टैटिक था। तो यहाँ पे क्या था, जो फ्लूइड था वो हमारा स्टैटिक फ्लूइड था। अब इसी कंटेनर को मैंने ला के रख दिया इस कार पे, अब ये कार मूव कर रही है, कंटेनर को क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो अब मैं क्या आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अभी ये जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या अभी हम लोग स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे, अब भी हम लोग इसको स्टैटिक फ्लूइड कह सकते हैं, अभी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, स्टैटिक फ्लूइड। मगर किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। अब भी जो है ये फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा अगर हम इस फ्लूइड को देखें कार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार के रिस्पेक्ट में
कंटेनर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड स्टैटिक है, क्योंकि कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या है, फ्लूइड स्टैटिक रहेगा। जाहिर सी बात है कंटेनर के जो कार की जो वेलोसिटी होगी, कार का जो एक्सेलरेशन होगा, वही एक्सेलरेशन कंटेनर को मिलेगा। और कंटेनर के रिस्पेक्ट में हमारा फ्लूइड क्या होने वाला है, हमारा फ्लूइड स्टैटिक रहने वाला है। कंटेनर को तो ये लगेगा भाई कंटेनर बैठ जाएंगे, कंटेनर को लगेगा भाई फ्लूइड तो रुका हुआ है, कहाँ चल रहा है ये। तो ये क्या आता है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड के कंसेप्ट में आता है। ये एक्सेलरेटेड फ्लूइड के कंसेप्ट में आता है कि भाई हमारा कंटेनर तो एक्सेलरेटेड है, मगर क्या तब भी फ्लूइड स्टैटिक में है, तो हम कहेंगे हाँ भाई कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड स्टैटिक है ना। कंटेनर फ्लूइड स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर, है ना। फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर एंड दैट इज एक्सेलरेटेड फ्लूइड। कि कंटेनर के पास तो एक्सेलरेशन है भाई, मगर कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो हमारा जो फ्लूइड है वो स्टैटिक है। तो इतना हमें समझ में आ गया, ये हो गया स्टैटिक फ्लूइड का कंसेप्ट। एक्सेलरेटेड फ्लूइड हमने यहाँ पे अभी समझा। तो एक तो हमारा होता है स्टैटिक फ्लूइड और एक तो हमारा होता है मोशन वाला फ्लूइड। मोशन वाले फ्लूइड में जब फ्लूइड क्या हो, बहता हुआ हो, मोशन में हो, तो नाम से ही समझ चुके होंगे मोशन वाला फ्लूइड हो गया स्टैटिक फ्लूइड, है ना। तो अभी बेसिकली हम लोग स्टैटिक फ्लूइड की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में बेसिकली। तो ये हुआ फ्लूइड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, है ना, पास्कल्स लॉ या फिर आर्किमेडिस प्रिंसिपल हो गया, ये सब बात करेंगे स्टैटिक फ्लूइड में। और ये जो मोशन वाला फ्लूइड है इसमें हो गया बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये सब हम बात करेंगे मोशन वाले फ्लूइड में, है ना। तो ये सब टॉपिक को हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड, वो हम लोग बात कर लेते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम लोग स्टैटिक फ्लूइड से ही बेसिकली अभी हम लोग डील कर रहे हैं। स्टैटिक फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में, आर्किमेडिस प्रिंसिपल के बारे में, वो आगे के लेक्चर्स में। पहले इस वाले लेक्चर को देख लीजिए, एक एक करके सारा लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोग को सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। तो गाइस प्रेशर इन लिक्विड पढ़ने से पहले हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं ना, डेंसिटी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा ही गाइस आप सब जानते होंगे, ये जो डेंसिटी होता है ना, ये जो डेंसिटी होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम लोग रो से भी डिनोट कर सकते हैं ना, रो बराबर हमारा होता है कितने के, एम बाई वी, मतलब मास बाय वॉल्यूम के, है ना। तो ये तो आप लोग समझते हैं डेंसिटी के बारे में, है ना, रो के बारे में। अब एक और कंसेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी का, है ना, रिलेटिव डेंसिटी का। आखिर रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी समझने से पहले मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ना। वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। आखिर वाटर की डेंसिटी होती कितनी है, वाटर की डेंसिटी जाहिर सी बात है मास बाय वॉल्यूम होगा। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, वो होता है 1000 केजी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी का एसआई यूनिट होगा कितना, है ना, डेंसिटी का एसआई यूनिट होगा कितना, मास का एसआई यूनिट कितना होता है ना, केजी, और वॉल्यूम का कितना होता है, मीटर, है ना, तो मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट कितना होता है, केजी मीटर क्यूब। अब वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1000 केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दूं भाई, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीजीएस यूनिट में से कन्वर्ट कर दो, है ना, सीजीएस यूनिट में से क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो उसमें कन्वर्ट करते कोई हार्ड काम नहीं है ना। तो जो 1000 केजी पर मीटर क्यूब को मेरे किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब को। तो मैं क्या करूंगा, ये केजी को मैं ग्राम में बदल दूंगा। 1 केजी बराबर कितने का होता है, 1000 ग्राम के, है ना। तो 1000 इंटू 1000 ये कितना ग्राम हो गया। अब मीटर क्यूब को मैं किसमें बदल दूंगा, सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। ये 100 से ये 2 जीरो कट गया, ये 100 से ये 2 जीरो कट गया, और ये 100 से ये वाला जीरो, ये वाला जीरो गए। ऊपर कितना बचा, 1 ग्राम। नीचे कितना बचा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद कर लीजिए, एक इसको भी समझ लीजिए, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और ये दूसरा वाला 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने में, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर कितने होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ
है ना, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो गया डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है कितने की है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप लोग कह सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर एसआई यूनिट में लिखना हो तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस यूनिट में लिखना हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेरा रिलेटिव डेंसिटी है ना 2 है, अगर मेरा रिलेटिव डेंसिटी 2 है, अब देखिए ये जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसका रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का रेशियो होता है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या होता है, रेशियो होता है। कौन, रिलेटिव डेंसिटी। अब क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इन दोनों का रेशियो होता है तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग ये नहीं बोल सकते 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 2 ग्राम ऐसे है ना पर सेंटीमीटर क्यूब या 2 के है ना, ऐसे करके हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट ही नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट्स। अब जाहिर सी बात है ये इन दोनों का रेशियो है तो इनका यूनिट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इनका यूनिट कट जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होगा। तो जब भी आपसे सवालों में पूछा जाएगा तो आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछ दिया जाएगा कि भैया मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी 2 है, सिर्फ 2 है, कोई यूनिट नहीं है ना, तो इसका तो मटेरियल का डेंसिटी कितना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब मैं आप लोग से पूछता है कि अगर हमारा रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो मटेरियल का डेंसिटी कितना है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर कितने का होता है, आर डी बराबर कितने होता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर है ना एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा रिलेटिव डेंसिटी 2 है ना, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ना बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कितना के, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल हमारा निकल कितना गया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बराबर हो गया 2 ग्राम पर, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा आपको याद रखना है जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होगा वही हमारा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल होगा। अगर हमारा रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना होगा, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारा रिलेटिव डेंसिटी 12 है तो अगर हमारा रिलेटिव डेंसिटी, अगर हमारा आर डी 12 है तो हमारा मटेरियल का डेंसिटी कितना होगा, 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस दोनों में फर्क इतना होगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, मगर जो हमारा मटेरियल का जो डेंसिटी होगा उसका यूनिट होगा। जैसे अभी हमने देखा कि हमारा जो आर डी था वो 2 था, तो हमारा जो मटेरियल का डेंसिटी था, हमारा जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ना डीएम, डेंसिटी ऑफ मटेरियल को मैं डीएम बोलूंगा। हमारा आरडी 2 था तो हमारा डीएम भी कितना आया, 2 आया, मगर उसके साथ यूनिट था 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मटेरियल की डेंसिटी के साथ यूनिट आएगा, इसके साथ कोई यूनिट आएगा। तो हम ये समझते हैं कि जब भी अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए कि मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी 8 हो गया, रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया, 8 हो गया, तो हमारा मटेरियल का डेंसिटी कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो आराम से हमने निकाल लिया। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई एसआई यूनिट में निकालो, एसआई यूनिट में निकालो भाई, हमको है ना केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो एसआई यूनिट में ही निकालेंगे है ना। अगर हमारा आरडी दिया हुआ है 2 है ना, अब मेरे को कहा कि भाई ये चीज एसआई यूनिट में निकालो, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऊपर है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना हो जाएगा, एक बार हमारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल को हम बोल रहे हैं डीएम है ना, डीएम हमारा कितना हो जाएगा 2000 केजी पर मीटर क्यूब। इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, बस है ना 2 की जगह 2000 लग गया और केजी पर मीटर क्यूब लगा देना है। तो जो हमारा, तो हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा आरडी होगा वही हमारा डीएम होगा, बहुत उसके साथ यूनिट लग जाएगा। अगर एसआई यूनिट में लिखने को दिया जाएगा तो है ना 1000 केजी पर मीटर क्यूब लग जाएगा है ना, और अगर ग्राम में दिया रहेगा तो है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए ये तो क्या रिलेटिव डेंसिटी की बात। मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी को है ना, रिलेटिव डेंसिटी को मतलब आरडी को, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग है ना, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार क्वेश्चन में शायद आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी करके दे दे तो आप लोग ये समझ जाना कि ये रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं लिख देता हूँ एस जी है ना। तो आर डी बराबर कितने का होता है, एस जी के।
अगर क्वेश्चन में आप लोग को रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात दिया है तो समझिए वो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो हुआ डेंसिटी की पूरी, है ना, गाथा हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग प्रेशर इन ए लिक्विड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेशर इन ए लिक्विड। तो चलिए अब हम लोग प्रेशर इन ए फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। प्रेशर इन ए फ्लूइड, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज प्रेशर, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर कौन सा फोर्स, क्या प्रेशर बराबर ये होता है F परपेंडिकुलर बाई ए, वो वाला फोर्स जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, या फिर प्रेशर बराबर ये होता है F बाई ए परपेंडिकुलर, या फिर प्रेशर बराबर होता है F वेक्टर बाई ए वेक्टर, या फिर प्रेशर बराबर होता है यू नो ऐसे मॉडुलस में, है ना, या फिर प्रेशर बराबर होता है F परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर। तो इसमें तो सही जवाब ये है कि प्रेशर बराबर इसके होता है F परपेंडिकुलर बाई एरिया के। दिस इज द करेक्ट आंसर कि प्रेशर बराबर जो होता है वो हम लोग हमेशा लेंगे F परपेंडिकुलर बाई एरिया। ये आप भूल से ही मत करिएगा कि F बाई ए परपेंडिकुलर ले लीजिएगा, ये F बाई ए परपेंडिकुलर नहीं होगा। मतलब इतना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना है कि भाई कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया है तो चलो सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर लेते हैं, नहीं, तब एकदम गलत हो जाएगा आंसर। हमारा जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस एरिया के, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो वो हमारा, है ना, वही हमारा क्या होता है प्रेशर के लिए, वही वाले फोर्स को हम लोग लेंगे, है ना। वैसा फोर्स जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, है ना, वही फोर्स क्या आता है हमारा प्रेशर क्रिएट करता है ना। तो जब मैं अगर प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया लिखूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा वो फोर्स वो वाला फोर्स है, वो कंपोनेंट वो वाले कंपोनेंट का फोर्स है जो कि सरफेस एरिया के क्या है परपेंडिकुलर है। तो प्रेशर क्या है, ये वाला जो फोर्स है वो क्या है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए ये मेरा सरफेस एरिया है, इसमें मैं ऐसे प्रेशर लगाऊं जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के, तो प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, है ना। प्रेशर लगाया मैंने 10 न्यूटन का जो कि परपेंडिकुलर तो सरफेस एरिया के। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, है ना, तो क्या प्रेशर, अगर मैं ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाऊं, है ना, तो प्रेशर कौन सा कंपोनेंट जनरेट करेगा। तो अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो मेरी, है ना, मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो मेरे इस वाले फोर्स का ये वाला कंपोनेंट प्रेशर जनरेट करेगा, है ना। अगर मैंने ये 2 न्यूटन लगाया और ये वाला एंगल थीटा है तो मेरे फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, है ना, क्या जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। इस तरह से आप लोग समझिए कि लेट्स से ये मेरा सरफेस है, ये वाला सरफेस एरिया है ना। अब मैंने इस सरफेस एरिया पे कुछ इस तरह से फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। तो प्रेशर कौन क्रिएट करेगा, तो मैंने क्या किया, प्रेशर वो क्रिएट करेगा जो वो प्रेशर फोर्स का वो वाला कंपोनेंट क्रिएट करेगा जो कि सरफेस एरिया का क्या परपेंडिकुलर है। सरफेस ये वाला फोर्स का कौन सा कंपोनेंट सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, तो इस वाले फोर्स का ये वाला कंपोनेंट सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर ये 2 न्यूटन है और ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बाई सरफेस एरिया लेट से ए है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 2 sin थीटा बाई ए। ये कितना हो गया हमारा प्रेशर बराबर गया। अब ये जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। मगर यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्टिल हमारा जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और प्रेशर का जो SI यूनिट होता है ना, प्रेशर का SI यूनिट कितना होता है, देखिए फोर्स का SI यूनिट कितना होता है न्यूटन, एरिया का SI यूनिट कितना होता है मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये कितना हो गया फोर्स का SI यूनिट हो गया। अब फोर्स को हम लोग, फोर्स का नहीं प्रेशर का SI यूनिट हो गया। अब प्रेशर को हम लोग पास्कल, है ना, कहते हैं इसको हम लोग पास्कल कहते हैं, है ना। PS से इसको हम लोग क्या करते हैं डिनोट करते हैं, है ना। मतलब कि प्रेशर को हम लोग पास्कल से डिनोट करते हैं, मतलब कि 2 पास्कल 3 पास्कल इतना प्रेशर है, इतना क्या है हमारा प्रेशर है, इतना समझ गए। अब प्रेशर क्या था फोर्स का वाला कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। अब आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि ये जो ए है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले जाएगा, है ना। ऐसा भूल से भी नहीं करना है कि हमें ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना है, हमें सिर्फ फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। ये नहीं कि फोर्स ऐसे लग रहा है और फोर्स के परपेंडिकुलर है ना ए ले लिया, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि तब बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तब प्रेशर बिल्कुल ही, है ना, गलत हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ के, तो ये हो गया प्रेशर की कहानी। अच्छा एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस एरिया है ना, जो हमारा जो बेस सरफेस एरिया है वो कितना है ए है। अब यहाँ का जो प्रेशर है पी नोट, लेट्स से प्रेशर कितना है पी नोट है। अब यहाँ का जो प्रेशर पी नोट है,
अब इस पे जो लगने वाला जो एफ परपेंडिकुलर है, एफ का वो वाला कंपोनेंट जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, उस एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है कि पी नॉट की वैल्यू कितनी होती थी? एफ परपेंडिकुलर बाई ए। तो अब एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट ए, है ना। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमें प्रेशर दिया हुआ, सरफेस एरिया दिया हुआ, तो एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा पी नॉट ए। तो यहाँ का जो एफ हो गया वो हो गया पी नॉट ए। एक और बात बतानी मेरे को रह गई थी कि एक होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ये बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के, है ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर को, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1 atm, 1 atm बराबर कितना हो जाएगा? 1.013 इंटू 10⁵ PA। पास्कल को हम लोग PA लिख सकते हैं, है ना, मैंने अभी आपको कहा PA। तो ये था मेरा पूरा प्रेशर का, है ना, मैंने आप लोग को पूरा प्रेशर की स्टोरी बता दी। तो ये जो प्रेशर से हमने डील किया, प्रेशर इन ए लिक्विड, प्रेशर इन ए लिक्विड। अब कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कल लोग सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, सब कुछ आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। रिवाइज करते रहिए इन सारी चीज़ों को, और जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और कल का जो लेक्चर होगा, ये तो लेक्चर 1 था, है ना, और कल का जो लेक्चर होगा, जो लेक्चर 2 होगा, उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, विथ हाइट, या फिर आप लोग ये कह लीजिए विथ डेप्थ, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, या फिर कह लीजिए विथ डेप्थ। तो कल के लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज के लेक्चर से समझ में आएगा। एक एटॉमिक प्रेशर बढ़ा होता है 1.013 10⁵ पास्कल, और यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर बढ़ा हो जाएगा पी नॉट ए। सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। प्रेशर इन लिक्विड आप लोग समझ में आएगा। कल हम लोग और भी अच्छे तरीके से इस प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट या डेप्थ। इसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।